कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया के टॉप 10 देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। सोमवार को स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि रविवार को देश में 24 घंटे में ही करीब 7,000 नए केस दर्ज किए गए। इस वजह से मरीजों की कुल संख्या बढ़कर अब 1,38,845 हो गई है। कुछ दिन पहले तक कुल संक्रमितों के मामले में भारत दुनिया में 11वें नंबर पर था और ईरान 10वें नंबर पर। फिलहाल ईरान में कोरोना मरीजों की संख्या 1,35,000 है। हालांकि कोरोना से कुल मौतों के मामले में भारत फिलहाल 15वें नंबर पर है। कुल मरीजों के मामले में 11वें नंबर पर काबिज ईरान में कोरोना से 7,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। पर भारत के लिए अच्छी खबर यह है कि कुल मरीजों के मामले में 11वें नंबर पर काबिज ईरान में कोरोना से 7,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि भारत में मौतों का आंकड़ा 4,000 से ही थोड़ा ज्यादा है। वहीं अगर टेस्ट की बात करें तो भारत दुनिया में 7वें नंबर पर है। भारत में अब तक 30 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं, जबकि ईरान में अब तक 8 लाख ही टेस्ट हुए हैं। बीजेपी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। पार्टी नेता नारायण राणे सोमवार को राज्यपाल से मिले और उनके मार्फत राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राणे ने कहा कि राज्य की ठाकरे सरकार हजारों लोगों की जान बचाने में नाकामयाब रही है और स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है। ऐसे में उन्होंने राज्यपाल से अपील की है कि प्रदेश के सभी अस्पतालों को सेना अपने नियंत्रण में ले ले और महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से कोरोना की टेस्टिंग, संक्रमण और इससे निपटने के आंकड़े जनता से साझा करने की मांग की है। एक के बाद एक की अपने ट्वीट्स में प्रियंका गांधी ने कहा कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 25 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% लोग कोरोना से संक्रमित हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि यदि ऐसा है तो इतने कम टेस्ट क्यों हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का मतलब है कि यूपी में 10 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं, मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6,228 बता रहे हैं? ये सब स्पष्ट होना चाहिए। कोरोना संकट के बढ़ते मामलों को देखते हुए नोएडा के बाद अब एक बार फिर से दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर सील कर दिया गया है। गाजियाबाद के डीएम ने दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर को सील करने का आदेश दिया है। प्रशासन ने माना है कि दिल्ली में आवाजाही के चलते जिले में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि सिर्फ पास वालों को ही बॉर्डर पार करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही आवश्यक सेवाओं से संबंधित लोगों को अपने परिचय पत्र के साथ आने जाने की छूट रहेगी। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, बैंक कर्मियों और मीडिया कर्मियों के लिए भी किसी पास की जरूरत नहीं होगी। इनका परिचय पत्र आवाजाही के लिए पर्याप्त होगा। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में लॉकडाउन को 5 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। सोमवार को जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि राज्य के सभी 12 जिलों में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले हमीरपुर और सोलन के जिलाधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में 30 जून तक कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी किए थे। राज्य में सबसे ज्यादा मामले इन्हीं 2 जिलों से आए हैं। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक 221 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि राज्य में 59 लोग इस महामारी से ठीक भी हुए हैं। नेपाल ने आरोप लगाया है कि भारत के कारण उसके यहाँ कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कहा कि दक्षिण एशियाई देशों की तुलना में नेपाल में कोरोना के मामले कम हैं और जो लोग भारत से बिना सही तरह से चेकिंग के आ रहे हैं, उन्हीं के चलते कोविड-19 संक्रमण देश में तेजी के साथ फैल रहा है। नेपाल में सोमवार को कोरोना वायरस के 72 नए मामले सामने आए, जिससे देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 675 हो गई। मामलों को बढ़ता देख नेपाल ने अपने यहाँ लॉकडाउन की मियाद को 2 जून तक बढ़ा दिया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने विमानन इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि 25 मई को देश भर में करीब 630 घरेलू उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी हैं। ऐसा राज्यों के कारण लगाई गई पाबंदियों के कारण हुआ है। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी कि सोमवार को 532 फ्लाइट का संचालन हुआ और 29,231 यात्रियों ने सफर किया। आपको बता दें कि कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के चलते 25 मई को 2 महीने बाद घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू हुआ है और इसके दिशा निर्देशों को लेकर लोगों के बीच काफी कंफ्यूजन है।
करीब 2 महीने से बंद पड़ी उड़ान सेवा सोमवार से शुरू हुई तो कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई, तो कई यात्रियों को निराश भी होना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट से 82 विमानें कैंसिल हो गई। इनमें दिल्ली आने और जाने वाली दोनों उड़ानें शामिल हैं। ऐसे में यात्रियों में नाराजगी है। उनका कहना है कि एयरलाइंस ने बिना किसी सूचना के उड़ानें रद्द कर दी। कुछ ने बताया कि हम आधी रात को एयरपोर्ट पहुंचे और आखिर वक्त में उड़ान रद्द होने की सूचना मिली। दिल्ली एयरपोर्ट से 332 उड़ानें टेक ऑफ और लैंड करने वाली थी, जिसमें से 82 विमानें कैंसिल हो चुकी हैं। कैंसिलेशन के पीछे की वजह राज्य की ओर से कम विमानों की आवाजाही की इजाजत बताई जा रही है। दिल्ली के अलावा मुंबई और दूसरे हवाई अड्डों पर भी उड़ानें रद्द होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर रेल भवन को बंद कर दिया गया है। सोमवार को एक कर्मचारी की कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद रेल मंत्रालय ने कार्यालय अगले 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। 14 दिन में ऐसा दूसरी बार हुआ है जब रेल भवन को बंद किया गया है। रेलवे मुख्यालय में अब तक 5 लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हो चुके हैं। वहीं संक्रमित कर्मचारी के संपर्क में आए 9 लोगों को होम क्वारंटीन में भेज दिया गया है। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने में जुटे हैं। भारत भी इसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैक्सीन बनाने को लेकर भारत की स्थिति के बारे में जानकारी दी। आइए जाने वैक्सीन डेवलप करने के कितने करीब पहुंचा है भारत। देश में 14 वैक्सीन का प्री क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। इनमें से 4 वैक्सीन जल्द ही क्लिनिकल ट्रायल स्टेज में जा सकती है। भारत इसके लिए WHO से लगातार कोऑर्डिनेट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी का DBT डिपार्टमेंट पर अहम जिम्मेदारी। कोरोना की वैक्सीन, दवा और डायग्नोस्टिक्स को परखने का जिम्मा DBT पर। DBT जरूरी क्लियरेंस और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 3 तरह की वैक्सीन डेवलप कर रही है। जाइडस कैडिला की 2 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल ट्रायल से गुजर रही है। भारत बायोटेक भी शुरुआती टेस्टिंग के फेज में है। दुनिया भर में 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम चल रहा है। ब्रिटेन में वैक्सीन का ट्रायल सेकेंड फेज में आ पहुंचा है। चीन में 108 वॉलंटियर्स पर टेस्ट पूरा हो गया है। थाईलैंड का दावा है कि वैक्सीन ट्रायल अगले स्टेज में पहुंच गया है। वैक्सीन बनने तक सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बेहद जरूरी। सोमवार रात उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 मापी गई। मणिपुर के मोइरंग से 15 किलोमीटर पश्चिम में इसका केंद्र बताया जा रहा है और असम तक कंपन महसूस होने की खबर है। फिलहाल किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। बावजूद इसके अधिकारी सूचना जुटाने में लगे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर के इलाकों में फसलों को तबाह करने के बाद टिड्डी दल ने राजस्थान के जयपुर में दस्तक दी है। जयपुर के कई इलाकों में घुसने के बाद टिड्डी दल ने तकरीबन 2500 हेक्टेयर फसल को नुकसान पहुंचाया। हालांकि कृषि विभाग लगातार फसलों पर पेस्टिसाइड का छिड़काव कर स्थिति पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है। जानकारी के मुताबिक करीब 28 साल बाद जयपुर जिले में टिड्डी दल ने प्रवेश किया है। प्रशासन ने बताया कि हवा के रुख के साथ ये दल राजस्थान पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द ही मध्य प्रदेश में भी फसल को तबाह कर सकते हैं। देश भर में घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। इस मामले में रेलवे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हुआ यूं कि गोवा से यूपी के बलिया के लिए निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन नागपुर पहुंच गई, यानी अपनी मंजिल से करीब 1000 किलोमीटर दूर। इस वजह से इस भयंकर गर्मी में जो दूरी 28 घंटे में तय होनी थी, उसके लिए 72 घंटे लग गए। दरअसल गुरुवार को गोवा से यूपी की बलिया के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली, लेकिन ट्रैफिक जैम और गलत सिग्नल की वजह से वह नागपुर पहुंच गई। 72 घंटे बाद यह ट्रेन रविवार दोपहर को बलिया पहुंची। श्रमिकों ने बताया कि रास्ते में खाने की बात छोड़िए, बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ा। यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाओं और बच्चों को हुई। कई की तबीयत भी बिगड़ गई। इससे पहले भी महाराष्ट्र के वसई से कामगारों को लेकर गोरखपुर के लिए निकली ट्रेन उड़ीसा के राउरकेला पहुंच गई थी। तो मेरा नाम है सलमान खान। एक ब्रांड लॉन्च किया है हाल ही में, उसका नाम है फ्रेश। और फ्रेश की स्पेलिंग सुनो, FRSH।
से पूछो। ईद के मौके पर सलमान खान अपने फैंस के लिए एक तोहफा लेकर आए हैं। लॉकडाउन के बीच इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए सलमान ने अपना पर्सनल केयर ब्रांड फ्रेश लॉन्च किया। भाईजान के ब्रांड फ्रेश का पहला प्रोडक्ट हैंड सैनिटाइजर है, जो सलमान के मुताबिक इस समय बहुत जरूरी है और जल्द ही उनके ब्रांड्स के डिओड्रेंट भी आने वाले हैं। पहले हम लोग डिओड्रेंट स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन नीड ऑफ द आवर ये है कि सैनिटाइजर स्टार्ट करें। कुछ दिनों के बाद डिओड्रेंट्स आएंगे, बॉडी वाइप्स आएंगे और फिर परफ्यूम्स भी आएंगे। क्वालिटी बेहतरीन है और प्राइस पॉइंट्स भी बहुत ही अच्छे। कोरोना संक्रमितों के मामले में ब्राजील दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। इसे देखते हुए अमेरिका में ब्राजील से लौट रहे लोगों की पाबंदी पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को घोषणा कर दी कि बीते 14 दिनों में जो भी ब्राजील की यात्रा पर रहा है, उसे अमेरिका में तुरंत प्रभाव से एंट्री नहीं दी जाएगी। अमेरिका की ओर से कहा गया है कि इससे ब्राजील के साथ हो रहे ट्रेड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रतिबंध यूएस के सिटीजन पर लागू नहीं है। बता दें कि अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना के मामले सबसे तेजी से बढ़ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील में बीते 24 घंटों में 16,500 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका में कोरोना संक्रमण की वजह से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में रविवार को 24 घंटे में करीब 638 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही अमेरिका में मरने वालों की संख्या 97,000 के पार पहुंच गई है। वहीं वर्ल्डोमीटर के मुताबिक सोमवार सुबह 7 बजे तक अमेरिका में मरने वालों का आंकड़ा 99,000 के पार चला गया है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या 16,86,436 पहुंच गई है। वहीं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या 3,46,665 पहुंच गई है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54,97,998 हो गया है। वहीं अब तक करीब 23,01,990 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं।